मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जाग लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज कल सारा दिन खासे बरहम रहे, लेकिन शाम को अचानक ही हवा चली, बादल गरजे और फिर कुछ देर तो खूब बरसे भी। मानसून के मौसम के यही तो खैर रंग होते हैं। एक गली के कोने में बारिश जलता लेक कर देती है और उसी गली के दूसरे कोने में एक बूंद तक नहीं बरसती। दिन भर मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या खबर दी जा रही है, इस पर बात करेंगे हम जी। लेकिन अभी एक और अहम मामला जो है जी, मवेशी मंडियां तो फाल हो गई, मगर पहले ही रोज तमाम SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। ना मास्क, ना अफरादी फासला और ना ही बच्चों और बूढ़ों को मंडी में दाखिले से कोई रोकने टोकने वाला था। जिला इंतजामिया के इंतजामात भी अधूरे हैं देखे गए हैं, जबकि शाहपुर कांजरा एक बड़ी मवेशी मंडी में सिर्फ टेंट लगाकर खाना पूरी कर दी गई है। नाज़रीन, हुकूमती दावों और मंडियों की सूरत हाल पर प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और मंडी के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं स्टेज फनकारों के हवाले से, जिन्होंने 7 रोज में थिएटर्स ना खोलने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाने की धमकी दे दी है। उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या कहा गया है, मरवा अंसर चौधरी रिपोर्ट में बता रही है। थिएटर्स के फनकारों की समाजी फासले का ख्याल रखे बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस। फनकारों ने एक मरतबा फिर अपनी परेशानियां हुकूमत के सामने रख दी। बोले हुकूमत ने 7 रोज में थिएटर्स ना खोले तो वजीर आला हाउस के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। साढ़े थिएटर दे विच इन्नी स्पेस है, यकीन करो कि 700-800 सीट का हॉल हुंदा है। असी बड़े अच्छे तरीके नाल बार-बार ये गल कर चुके हैं कि असी बड़े अच्छे तरीके नाल SOPs जिहड़ी गवर्नमेंट चांदी असी उहदे मुताबिक ड्रामा कर सकते हैं। थिएटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह और दीगर ने कहा कि यह हुकूमत फनकारों का जरा ख्याल नहीं कर रही। ना तो इमदाद 7 दिन के अंदर अंदर थिएटर खोलो। मैं आपको कह रहा हूं 7 दिन बाद पूरे पंजाब के फनकार भूख हड़ताल पे जाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक थिएटर नहीं खोलेंगे। इस मौके पर अदाकार शाहिद खान, राशिद महमूद, डॉक्टर अजमल मलिक, अरशद चौधरी, गोशी, रमजान गोगा और दीगर भी मौजूद थे। नाज़रीन, फनकारों के सब्र का पैमाना भी आखिर लबरेज हो गया। उनकी जानिब से भी अब गवर्नमेंट को एहतजाज की, भूख हड़ताली कैंप की धमकियां दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, ईद कुर्बान की कुछ बात कर लेते हैं। ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियों को फाल करने का ऐलान तो हो गया, मगर इंतजामात मुकम्मल ना हो सके। मंडियां लगाने के पहले रोज सिर्फ धूल मिट्टी ही दिखाई दे रही, जबकि इंतजामिया जल्द मंडियां लगाने के लिए पुरअज़्म है। इसी बारे मजीद बताएंगे जाहिद आबिद। इंतजामिया की ईद उल अजहा की तैयारियां अधूरी। ऐलान के मुताबिक मवेशी मंडियों को फाल न किया जा सका। ये मनाजर है सगिया मवेशी मंडी के, जहां सिर्फ धूल, मट्टी और तामीराती काम जारी। हुकाम ने 15 जुलाई से मवेशी मंडियां फाल करने का ऐलान किया, मगर इस हवाले से अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं हुए। सगिया मवेशी मंडी में भी ना कोई व्यापारी है, ना ही गाहक नजर आ रहे। यहाँ चंद जानवर तो मौजूद, मगर कारोबारी सरगर्मी कोई नहीं हो रही। इंतजामिया ने कैंप लगाकर बुनियादी जरूरियात की फराहमी का काम शुरू कर दिया है। मुतलका अफराद का कहना है कि 1-2 रोज में मंडी फाल हो जाएगी। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। इसमें लाइटें भी लग रही हैं, पानी की खुरलें भी बन रही हैं और इनके शामियाने, ताकि जानवरों और इंसानों को आसान तरीके से आराम मिले। टेम्परेचर चेक करेंगे और हम बूढ़े और बच्चों को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। उनको मास्क की तलकीन करेंगे कि आप मास्क पहन कर रहे। शहर में 2 मुस्तकिल मंडियों के साथ 10 आर्जी मवेशी मंडियां लगाने का प्लान किया गया है। कोरोना सूरत हाल को मद्देनजर रखकर लगने वाली मंडियां सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, जाहिद आबिद की रिपोर्ट आपने देखी है। मंडियां तो लगा दी गई हैं, लेकिन अभी वहां पर इंतजामात भी अधूरे हैं और इसके साथ साथ SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कोई भी इदारा मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि बड़ी तादाद में वहां पर लोग भी मौजूद थे, व्यापारी भी पहुंचे, लेकिन ना किसी ने मास्क का इस्तेमाल किया और ना ही अफरादी फासले का ख्याल रखा गया। देखते हैं जी, आज हो सकता है कि मामलात कुछ संभल जाए, कुछ बेहतर हो जाए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ आपके मसाल के हवाले से बात करें तो जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, हम देखते हैं कि लेस्को का सिस्टम जवाब दे जाता है, ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट चली जाती है।
दूसरी जानिब जैसे ही बारिश होती है, जरा आंधी चलती है, फिर भी लाइट चली जाती है, आवाम बेचारी परेशान रहती है। और दूसरी जानिब जो लेस्को के मुलाजमीन हैं वो भी तंग आ चुके हैं। उनकी जानिब से कहा गया है जी अफसरान के हद तक आमेज रवैये और हिफाजती आलात की कमी के खिलाफ लेस्को मुलाजमीन काम छोड़कर बैठे रहे कल का दिन। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। राना फाहद रिपोर्ट में बताया। हिफाजती आलात की कमी, परमिट के बगैर काम और हत्तक आमेज रवैये से लेस्को अमला तंग आ गया। मुलाजमीन ने पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन 3rd सर्कल के SDO के खिलाफ मुजाहरा किया। लेस्को स्टाफ ने मुगलपुरा की तमाम सब डिवीजन में काम बंद करके डिवीजन ऑफिस में धरना दे दिया और नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन ने बताया कि SDO का रवैया मुलाजमीन से इंतहाई हद तक अमेज है। लाइन स्टाफ को बगैर हिफाजती आलात और परमिट के काम करने पर मजबूर किया जाता है। लेस्को चीफ मामले का नोटिस लेकर सूरत हाल से निजात दिलाएं। मोहम्मद अली रियाज साहब अब इंतहाई हद तक अमेज रवैया अख्तियार कर गए हैं और वो यहाँ तक के लाइन स्टाफ को, लाइनमैनों को ये कहते हैं कि आप बगैर TNP के भी काम करो और आप बगैर परमिट लिए भी काम करो, वैसे ही DO उतारो। आमद टाउन सब डिवीजन के SDO का जालमाना रवैया और ਉਹਦਾ बगैर PTW TNP तो बगैर काम करने के खिलाफ ਜਿਹੜਾ कि सानू अथॉरिटी और साडी यूनियन हर रोज़ साडे लाइनमैन कोलों हलफ लैंदी है कि तुसी बगैर PTW तो बगैर TNP तो काम नहीं करोगे। उधर तर्जमान लेस्को ने बताया कि गुज़श्ता रोज बारिशों में फोन बंद करने पर 2 लाइनमैन मुअत्तल किए गए। मुलाजमीन मस्कूरा मुअत्तलियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जल्द मामला हल कर लिया जाएगा। कैमरामैन राना उमैर के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस तो फैलता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है जी ईद कुर्बान की आमद है। ऐसे में मवेशी मंडियां फाल कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज पहला रोज था और देखा गया है कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से तैयारियां अभी पूरी नहीं की गई थी, लेकिन जब बड़ी तादाद में वहां पे व्यापारी आई, खासतौर पे मैं बात करूं जी शाहपुर कांजरा मंडी की, जो कि कई सालों से लगाई जा रही है और शहर की एक बहुत बड़ी मंडी है, वहां पर भी इंतजामात ना होने के बराबर थे। यानी वहां पर कोई पूछने वाला नहीं था कि कोरोना फैल सकता है, किसी ने मास्क पहना नहीं पहना, अफरादी फासले का ख्याल रखना तो वहां पर नामुमकिन दिखाई दे रहा था। लोगों का एक जमे गफीर था जो कि मंडी का रुख किए हुए था। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, किसने रोकना था, किसने टोकना था, क्या SOPs होने थे। कल पहले रोज ही जो गवर्नमेंट की जानिब से, महकमा हेल्थ की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से दावे किए गए थे, उन तमाम दावों का पोल खुलकर सामने आ गया है। आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, जिला इंतजामिया इतनी क्यों लेट हो गई कि मालूम है हर साल बकरा मंडियां लगनी ही है, हर साल मवेशी मंडियां लगनी है, तो फिर इंतजामात करने में इतनी ताखीर क्यों हो गई और वहां पर कोई रोकने टोकने वाला मौजूद क्यों नहीं था SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से। तमाम मामलात पर बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर याकूब साहब, हैं वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जी सुहेल कैसर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। सुहेल साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपसे ही बात करूंगी, जरा मंजर कशी मैंने कोशिश की है, लेकिन आप ये तमाम सूरत हाल वहाँ बजाते खुद देख कर आए हैं। देखिए, ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी, इसी तरह होना था। उसकी वजह यह है कि देखें कुछ जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि इस मरतबा मवेशी मंडियाँ लगाई ही ना जाएँ, क्योंकि इससे ऑब्वियसली कोरोना के फैलाव में तेज़ी आ सकती है। आपको याद होगा जब ईद उल फितर से पहले मार्केटें खोली गई थी, उसके बाद किस तेज़ी के साथ ये वबा फैली थी और उसमें बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन इसको लगाना इसलिए भी ज़रूरी था कि एक तो मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जो है वो ज़रूरी होती है, तो मवेशी मंडियों में ज़रा आसानी पैदा हो जाती कि एक ही जगह पर मवेशी जमा होते हैं, व्यापारी भी आ जाते हैं और वहीं पर जाकर खरीदारी भी कर लेते हैं। और दूसरी इसकी वजह होती है कि बहुत बड़ी एक अक्सरियत जो है, खुसूसन जो देहातों में लोग रहते हैं, उनकी तमाम साल की मईशत का, आमदनी का दारोमदार ही जानवरों की फरोख्त पर होता है। वो तमाम साल जानवर पालते हैं ताकि ईद उल अज़हा पर मंडियों में लेकर जाएं, शहरों में लेकर जाएं और वहाँ पर फ़रोख्त करें, और जब वो फ़रोख्त करते हैं तो उससे फिर उनके पूरे साल की आमदनी का सिलसिला बनता है, जिससे इस मरतबा ऑब्वियसली कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इस मरतबा इंतज़ामिया के लिए दोहरा चैलेंज था, मतलब मंडियाँ भी लगानी हैं
और वहाँ पर आने वाले व्यापारियों और जो कस्टमर्स हैं उनको कोरोना से भी बचाना है। अच्छा, अब ये कह देना कि कोरोना से बचाव के लिए साथ चैलेंज क्यों था? ये कोई नई चीज तो नहीं है, हर साल ही मंडियां लगाना नई चीज नहीं है। हाँ। मंडियां लगाना नई चीज नहीं है, लेकिन एसओपीज पर कैसे अमल दरामद करवाया जाएगा, तो करा लेते हैं, कल तो कुछ भी नहीं हुआ। ये नई चीज है। नहीं, बेयक जुम्बिश कलम हर चीज को मुस्तरद कर देना जो है ना, ये भी को अच्छा नहीं समझता मैं इस बात को। उसकी वजह ये होती कि जितने आपके पास वसाइल होते हैं आप उसमें ज़रूर रहकर कुछ ना कुछ ऐसी फेस सेविंग कर लेते हैं। जैसे बहुत सारी मवेशी मंडियों में उन्होंने आर्जी तौर पर कुछ पानी वानी का इंतज़ाम कर दिया, वहाँ पर मवेशियों के पीने के लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया। अच्छा, मसला ये होता है कि मंडियों में लोग आते इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, और अब ये कैसे मुमकिन हो। कल ही ये मैं पंजाब गवर्नमेंट के एक तर्जुमान के साथ गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने एक बात की जिस पर बेख्तियार मेरी हंसी भी निकल गई। ये कल की बात में आपको कहने लगे, हमने जी पूरे उसके तैयार कर लिए हैं एसओपीज वगैरह, और हमने इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मवेशियों को भी एक मखसूस फासले पर खड़ा किया जाए। बिल्कुल, ये बाकायदा मॉडल्स दिखाए जाते रहे हैं, हमें पिक्चर्स भेजी जाती थी, हम भी चलाते रहे हैं कि जानवर जो है उनमें भी अफरादी फासला होगा। तो भाई मसला ये है कि ये चीज ये इस पर अमल दरामद मुमकिन है ही नहीं है किसी भी तरह, और देखेंगे जानवरों के साथ। तो फिलहाल इतना ही काफी होगा कि अगर हम इंसानों को ही इस वबा से बचा लें, उनको अच्छी तरह से ये। अब तीसरी बात बहुत मुख्तसर मैं करूंगा। साहब, आपकी तरफ मैं वापस आती हूँ। तीसरी बात में आपकी अभी सुनती है, जरा डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने देखी है फुटेज भी कि क्या सूरत हाल हो गई है। पहले रोज मंडियों में कितनी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, ऊपर से फिर ये वायरल है, एक से दूसरे बंदे को लग सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। मैं आपको बता दूं कि कल ही हमारी मीटिंग हो रही थी कोर कमांडर लाहौर के साथ, तो वहाँ ये चीज़ें डिस्कस हुई थी सारी। तो जैसे आपको पता है कि इस सीज़न के अंदर पहले तो जब ईद आती थी तो कॉन्गो का ज़्यादा इशू खड़ा होता था, लेकिन आजकल साथ जो कोविड-19 भी चल रहा है, तो हमें इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए थी। इसके आप हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान में जो कोविड-19 की कर्व है वो नीचे जाना शुरू हो गई, वो कोई 0.75 पे आ गई थी, लेकिन अब ये दोबारा कर्व जो है 0.85 पे चली गई। आर नॉट जिसे हम कहते हैं, आर नॉट का मतलब ये होता है कि एक जो डिजीज पर्सन है वो आगे कितनों को डिजीज लगा सकता है। तो हम 0.75 पे आगे थे, जिसमें डिजीज कंट्रोल होने के चांसेस बहुत बढ़ गए थे। लेकिन जैसे ही ये दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हुई है, मास्क लोगों ने पहनना नहीं शुरू किए, तो इससे अब फिर हमारा आर नॉट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इससे जो डिजीज़ का एक चांस है फिर दोबारा एक जो है इन द फॉर्म आउटब्रेक आएगी, पैंडेमिक आएगी। तो बेहतर है कि अगर हम इसको अभी कंट्रोल कर लें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पर रखें, नहीं तो ये डिजीज़ जो है ईद के बाद फर्दर स्प्रेड हो जाएगी। ठीक, डॉक्टर साहब जानवरों के हवाले से भी हम बात करेंगे। सोहेल साहब तीसरी बात बता रहे थे, और दूसरा मुझे ये भी बताइए कि आपने कहा कि जितने वसाइल हैं उनमें रहते हुए काम करना है, तो फिर दावे इतने बड़े बड़े क्यों हैं? देखिए, दावों पर खर्च कुछ नहीं ना होता। अच्छा, ठीक है ना, दावे कर दिए, उसके बाद थोड़ा वक्त गुजर गया, अब टाइम नहीं है, वरना मैं आपको एक ऐसी शानदार मिसाल देता कि हमेशा के लिए आपका ये मसला हल हो जाता है। तो मतलब मेरा मसला फिर भी हल नहीं होगा। नहीं, ये हल हो जाएगा। ये जो हम दावे करते हैं ना, उसका एक मसला हल हो जाता है अगर थोड़ी सी। बहरहाल किसी वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन ये जहन में रखिएगा, वो मिसाल हसन बिन सबा के हवाले से है। वो एक बहुत तारीखी किरदार था, ये जो आजकल ये खुद कुछ हमले नहीं करते फिरते, वो उनका जद्दे अमजद था, तो उसकी एक कोटेशन है बड़ी पुरानी सी। तो बहरहाल दावे करने में ना कुछ जाता होता नहीं है, मतलब ये कि अब अगर वो दावे भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे क्या? और दावे देखें ना, अब मैं अगर फर्ज कर रहे हैं मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर हूँ, तो मैं क्या कहूँगा जी हम इंतजाम नहीं कर सकते, हम जी नाकाम हो गए हैं, हम यही कहेंगे। मतलब फौज का जो कमांडर है वो हमेशा यही कहेगा अगर दुश्मन ने हम पर हमला किया तो हम उसके दांत खट्टे कर देंगे। अब खुदा न खास्ता बाद में वो अपने दांत खट्टे हो जाएं तो वो एक सोहेल साहब, कल क्या अगर आप एक रफली परसेंटेज हम निकालें तो कितने लोग थे कल मंडी में? पहला रोज था और शाहपुर कांजरा की ये सूरत हाल हम दिखा रहे हैं। शाहपुर कांजरा जो है ना, असल में ये एक परमानेंट मंडी है, ये कोई सिर्फ ईद के दिनों में नहीं लगती, ये एक परमानेंट मंडी है, और जिसने भी पूरे साल के दौरान मवेशी खरीदने होते हैं वो शाहपुर कांजरा का ही रुख करता है। बहुत बड़ी मंडी है, और इसके साथ ही किसी ज़माने में बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट स्लाटर हाउस भी बनाया गया था, बट वो भी अब मेरा ख्याल आखिरी दमों पे, अगर आखिरी दमों में तो कम से कम बंद ज़रूर है। तो वो ये मंडी सारा साल रहती है, इसमें जानवर जो होते हैं वो सारा साल मौजूद रहते हैं, अवेलेबल होते हैं, लेकिन ईद के दिनों में
इसका जो हुजम है वो बहुत बढ़ जाता है और उसके लिए खुसूसी इंतजाम भी किए जाते हैं। कल जहाँ तक मंडियों का तल्लक था तो जानवर तो कल आ गए थे बड़ी तादाद में और व्यापारी हजरात बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन खरीदार जो हैं वो इतनी तादाद में देखने में नहीं आए। कुछ गए ज़रूर थे लेकिन उनकी तादाद ऐसी नहीं थी कि जिसके बाद हम ये कह सकें कि जी वो बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए। अभी बतदरीज इसमें इजाफा होगा। आज 16 जुलाई 31 जुलाई को ईद है, अभी 15 दिन बाकी हैं। और आपको पता है कि उमूमी तौर पर जब ईद का मौका होता है तो कुछ रोज़ पहले ही तनख्वाह जो अदा कर दी जाती है मुलाजमीन को, तो वो फिर जब ये तनख्वाह वाला इशू तो फिर रश बढ़ेगा। तो तीसरी बात मैं आपसे कहने लगा था ना कि अब जो कोरोना के हवाले से जो मालूमात हैं वो समझ लें कि अब हर एक को पता है कि उसने क्या करना है। बिल्कुल SOPs हर बंदे को पता है कि उसने मास्क लगाना है, उसने सैनिटाइजर यूज करना है, उसने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, उसने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, उसने किसी को ऊपर जाके छींकना नहीं है, हर किसी को पता है। अब इसके बारे में इसमें कोई वो नहीं रह गया जी कि पता नहीं बिहाइंड द कर्टन क्या चीज है। वो जो बिहाइंड द कर्टन चीजें हैं वो हैं जो जिन पर तहकीक करें, जैसे डॉक्टर साहब तहकीक कर रहे होंगे, इनको पता होगा, वो एक लेबॉर्ट्री की हद तक होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सब कुछ जानते बूझते हुए भी अगर हम खुद अमल नहीं करेंगे तो फिर आप मुझे बताइए कि इसके लिए सारा ब्लेम हम सिर्फ इंतजामिया को दे सकते हैं। 50-50 कर लेती होती हूँ सुहेल साहब, 50% अवाम का और 50% गवर्नमेंट इंतजामिया का, 50% इंतजामिया का। ये आपका अच्छा, यही सवाल मैं डॉक्टर साहब के आगे रखना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ये SOPs अब लोगों को मालूम है, लेकिन उस पर जब अमल दरामद नहीं किया जाएगा, मास्क नहीं पहना जाएगा और ऐसे ही मंडी में पहुंच जाएंगे, तो क्या मुमकिन है कि आप कोरोना लिए बगैर अपने घर बाहिफाजत पहुंच जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा मुमकिन। अगर आप देखें कि किसी जगह पे अगर 200 बंदों की गैदरिंग है तो वो हर उनमें से एक बंदा चांसेस है कि वो डिजीज लेके घर जाएगा। और ये आपको पता है जैसे अभी ये 14-15 दिन का चलना है ये सारा ईद का, तो आप इसमें समझ लें कि ये हमारा नंबर जो है मे भी 4000-5000 जो डे पर पर्सन इन्फेक्ट हो रहे हैं वो दोबारा हो जाए, वो इस पर पहुंच जाएगा। रीज़न यही है कि जब आप एक दूसरे के करीब जाएंगे, आप कोई नहीं, तो उनमें अगर एक बंदा भी पॉजिटिव है तो वो मैं कह रहा हूँ R0 जो अभी चल रहा है 0.75 या 0.87 के करीब चल रहा है, तो ये हर वो जो बंदा है उनमें से 200 में से एक बंदा डिजीज़ लेके घर जाएगा। और इस तरह इसमें जितनी बड़ी गैदरिंग होती जाएगी उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि बंदे डिजीज़ लेके जाएंगे और फिर एक बंदा आगे, और ये क्योंकि वायरस 14 दिन तक स्प्रेड होता रहता है, RPC से अंदाज़ा कर लें कि वो एक बंदा जो है वो 14 दिन तक वो वायरस को स्प्रेड करता रहेगा और फिर फर्दर जो है आगे वो जितने लोग होंगे मतलब वो इन्फेक्ट करेंगे, फिर आगे दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे, आगे तीसरे को इन्फेक्ट करेंगे, और ये बहुत बड़ा डॉक्टर साहब इस हवाले से एक छोटी सी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर फ़र्ज़ करें मैं मवेशी ख़रीदने जाता हूँ और मैंने अच्छी तरह सैनिटाइज हाथ करके ग्लव्स पहन लिए हैं, मास्क पहन लिया है, गोगल्स पहन लिए हैं और मतलब अपनी तरफ से मैं पूरे इंतजाम करके उसके बाद मैं मवेशी के पास जाता हूँ, चेक करता हूँ, मुझे पसंद आ जाता है, व्यापारी को पैसे देता हूँ और उसको लेके घर आ जाता हूँ। अगर मैं ये सारे इंतजाम करके जाता हूँ फिर कितने % चांसेस है? अगर मास्क है तो फिर 50% चांस कम हो जाते हैं। अगर आप पूरी PPE पूरी प्रोटेक्शन लेके जाते हैं तो फिर 50% चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप प्रोटेक्शन के बगैर जाते हैं तो फिर 100% चांस है कि आप इन्फेक्ट होकर आएंगे। मतलब अगर 200 बंदों की गैदरिंग में WHO तो ये भी कह चुका है कि अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो आप 50% बच जाएंगे, और अगर आप अफरादी फासला रख लेते हैं कोशिश करके तो आप 95% तक बच सकते हैं। और उसमें भी डॉक्टर साहब मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि मास्क जो है उसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं, 2 लेयर है, 3 लेयर है। बात अच्छा, अब बहुत सारे लोग सिर्फ मास्क बराए मास्क पहनते हैं, नोज से नीचे होता है। नहीं मतलब कि उनको ये नहीं पता होता, मतलब ये मेरे पास मास्क है तो मुझे शायद ये ना पता हो कि यार ये कितने लेयर का है, ये इसके पहनने से मैं कितने फीसद जो है कौन सी साइड आपने अंदर वाली साइड पे रखनी है, कौन सी बात? और मतलब मेरे पास अगर अब मैंने रास्ते में से चलते हुए खरीद लिया है, मुझे नहीं पता कि वो कितना इफेक्टिव साबित होगा मुझे, तो थोड़ा सा अगर ये डॉक्टर साहब बता देंगे किस तरह का मास्क जो है वो। ऐसा है कि डिफरेंट टाइप के मास्क चल रहे हैं आजकल मार्केट में, उनमें जिसकी जैसा मास्क आपने दिखा इसको कहते हैं सर्जिकल मास्क। ये तो 3 लेयर मास्क होता है। इसकी जो अंदर वाली लेयर है वो मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब करती है, दरमियान वाली लेयर जो प्रोटेक्शन देती है, और बाहर वाली लेयर जो वो भी आपको डस्ट वगैरह से बचाती है। ठीक है, और ये मास्क 70% जो है प्रोटेक्शन देता है, इससे ज़्यादा ये प्रोटेक्शन नहीं देता।
लेकिन आम पब्लिक के लिए यही मास्क पहनना चाहिए, उनको N95 जो है या KN95 वो मास्क नहीं पहनना चाहिए, जरूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपका उतना बर्डन आप पे लंग पे बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए मास्क जो है फॉर द जो जनरल पब्लिक है वो ये सर्जिकल मास्क ही लेकिन अच्छी क्वालिटी का पहने, तो ये काफ़ी है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये है कि ऊपर से हमें इसके जो वायर होती है उसको अपने नोज ब्रिज पे फिक्स करना चाहिए, नहीं तो जो हवा है वो ऊपर से जाती है और वो उससे चांसेस इनहेल करते। और अगर ये 2 पहन लिए जाएं तो हाँ, कुछ लोग उससे टिश्यू भी रख रहे हैं मास्क के अंदर और कुछ लोग डबल भी पहन रहे हैं। जैसे लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि N95 है जो उसकी, क्योंकि वो बहुत महंगा मास्क है ना, इससे तो बहुत महंगा मास्क, वो लोग कोशिश करते हैं कि N95 नीचे पहने, ऊपर जो है सर्जिकल मास्क पहन ले, इससे उसकी लाइफ N95 की बढ़। हम लैब के अंदर भी ऐसा करते हैं कि नीचे N95 पहनते हैं, ऊपर जो है वो सर्जिकल मास्क पहनते हैं, तो ताकि वो हम जो मास्क हमारा 1 हफ्ते के लिए था वो 2 हफ्ते के लिए। सर साहब ये बिल्कुल वही मामला है कि जितनी सिक्योरिटी लेयर्स हो जाएंगी उतनी ज्यादा आप ये कोरोना दुश्मन से बच जाएंगे। जी बिल्कुल। अब हमें ये बताइए कि कल मंडी में काफी सारे बताए जा रहे थे कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कैंप्स लगाए जाने थे, जानवरों के लिए भी इंसानों के लिए भी। कौन कौन से कैंप्स लग गए, वहाँ पर क्या क्या इंतजाम थे और क्या क्या अभी नहीं थे? अच्छा, उसमें जो इंतजाम होते हैं, जो बिल्कुल इब्तदाई इंतजाम होते हैं, उनमें एक तो पानी के इंतज़ाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो ऐसी ज़रूरत होती है कि जो मवेशियों को भी उसकी दरकार होता है और व्यापारियों को भी, कस्टमर्स को भी दरकार होता है, तो पानी वानी का सिलसिला। अच्छा, खुद चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक जगह पे इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो वो खुद ब खुद आ जाते हैं, मतलब चाय के स्टॉल्स आ गए, तनूर लग गए, खाना बन गया, ये चीज़ें भी मतलब देखने को मिली हैं और आइंदा 2-1 रोज की बात है। ये पूरी तरह से लाइव स्टॉक का डेस्क, महकमा सेहत का डेस्क, और मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, पुलिस वाले मौजूद होंगे जो रोकेंगे लोगों को, जो सरकारी उसमें होगा, इंतजामी इदारों के कैंप, उसमें बिल्कुल कुछ अभी तक कमी बाकी है। हालांकि इसको कल तक जो है 15 जुलाई तक मुकम्मल तौर पर फाल हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ कोताही ज़रूर दिखाई दी है कि वो जो पिछले साल एक सिलसिला देखने को मिला था, इस साल देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि इस मरतबा मंडियों की तादाद भी मेरा ख्याल है कि कदरे कम रखी गई ताकि इंतजामात को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। तो इस बारे में भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बट जो इंतजामी हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कुछ इसकी तवज्जुहात ज़रूर पेश की, लेकिन साथ ही फिर ये दावा किया है कि 1-आध रोज जल्द हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इंसानों से जानवरों में ये वायरस मुंतकिल हो सकता है? आप कोविड की बात कर रही हैं? जी जी, कोविड लेकिन अभी तक कोई इस तरह की कॉन्क्रीट किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, अमेरिका से एक आई थी खबर कि एक टाइगर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मैंने बड़ी पुरानी बात है, ये काफी 2 महीने पहले की बात है। उसमें ये था कि जो टाइगर में वायरस गया था वो इन्फेक्टेड पर्सन से गया था। तो आप कोई भी एनिमल जो अभी भी उठा के देख लें, अगर उसका जो मालिक है उसको कोविड है तो मे भी वायरस हवा से, क्योंकि ड्रॉपलेट से जाना है तो उसके नोज में वैसे पड़ा रहे, वहाँ डिजीज स्प्रेड उसमें नहीं करेगा। बहुत सारे एनिमल से आपको मिल सकता है आप उनके, और वो सिर्फ ये होगा कि वो अभी तक वहाँ नोज में पड़ा हुआ है, हवा गई है, तो लेकिन उसका एनिमल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो माजी के इस तरह के जो वायरसेस होते हैं, ये कितने बड़े % चांसेस होते हैं कि इंसान से, जो इफेक्टेड इंसान है कोई भी, उससे जानवर में मुंतकिल हो जाए? और ये जो हमारे बकरे हैं, गायें हैं, जो इनका सिस्टम है, इसमें किस हद तक मुमकिन होता है कि ये इनमें वायरस चला जाए और खतरनाक भी हो जाए? जी जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ईद के दिनों में जो सबसे बड़ा इशू होता था वो कोंगो का होता था, जैसे हम कहते हैं ज़ूनोटिक, वो मौजूद है जी, ज़ूनोटिक इशू है जो, वो ज़ूनोटिक का मतलब होता है कि वो वायरसेस या वो डिजीज़ जो जानवरों से बंदों में जाती है, ह्यूमन में जाती है, और रिवर्स ज़ूनोसिस उसको कहते हैं कि जो बंदों से जानवरों में डिजीज है। ठीक है, ज़्यादा डिजीज़ जो हैं वो ज़ूनोटिक होती हैं, क्योंकि जितनी भी डिजीज़ नई इमर्ज हो रही हैं उनमें 70% जो एनिमल की कॉन्ट्रीब्यूशन है, एनिमल से आ रही है। तो इस तरह आजकल के सीजन में सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज जो है वो कोंगो होगी। लेकिन कोंगो का ये है कि कोंगो की देखा जाता है कि डिजीज की ट्रांसमिशन कैसी है, कैसी होती है। जैसे कोविड जो है वो सांस से फैलता है, सांस में, लेकिन जो कोंगो है वो सांस से नहीं फैलता, वो जो फैलता है वो एक टिक के बाइट से फैलता है। एक टिक होता है कि कीड़ा, समझे, सर पंजाबी में चिचड़ी कहते हैं, चिचड़ी जैसे कहते हैं, चिचड़ी से फैलता है, क्योंकि चिचड़ी जो है वो कैरियर है। एनिमल जो है वो उसका कैरियर इतनी, उसकी एक अगर एनिमल की ये कहा जा सकता है कि वायरल नहीं है,
नहीं, ये वायरल है, बट इसका वेक्टर है, दरमियान में एक वेक्टर है जिसमें कैरी करता है उसको। और वो टिक कहाँ से लेता है? टिक लेता है एनिमल से लेता है, या उसकी अपनी एक जो है हम करते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है कि अगर एक फीमेल जो है वो कैरियर हो जाती है तो उसकी जितनी आगे लाइन आएगी, उसके जितने बच्चे आएंगे वो सारे के सारे कैरियर होने के चांसेस हैं। और वो इंसान को काटेगा और फिर वो इंसान में भी मुंतकिल होता है। और डॉक्टर साहब कितना खतरनाक हो सकता है ये डिजीज? तो बहुत ज्यादा, कोविड से तो बहुत ज्यादा इसकी मोर्टेलिटी ज्यादा है, इसमें तो ये ज्यादा खतरनाक डिजीज है एज कम्पेयर। इसका तो ट्रीटमेंट भी अभी अवेलेबल नहीं है, इसकी वैक्सीन इसकी भी अवेलेबल नहीं है अभी। ये कंपैरेटिवली ये डिजीज है, लेकिन इसका क्योंकि ट्रांसमिशन रूट जो है वो ये नहीं है कि सांस से फैलना, इसलिए ये डिजीज ज्यादा स्प्रेड नहीं होती। ये तो उसी को होगी जिसको टिक बाइट करेगा, या उस बंदे को होगी अगर एनिमल जो है वो कैरियर था, एनिमल के अंदर जो वायरस प्रेजेंट था उसको आपने ज़िबा किया, आपके हाथ पे कोई कट लगा हुआ था तो उस कट से आप चला गया अंदर। तो या जो फीमेल्स गोश्त धोती हैं, घर में धोती हैं, उनको होने के चांसेस होते हैं कि वो मे भी, लेकिन ये बड़े कम चांसेस हैं इनको, मतलब ये इसको ज़्यादा स्प्रेड कर। लेकिन सर अगर एनिमल अफेक्टेड है तो उसका गोश्त खा लेगा इंसान तो फिर उसको कोई फर्क नहीं। ये वायरस का एक अच्छी चीज़ इनमें जो होती है कि बड़े जो है 70-80 टेम्परेचर जो उस पर किल हो जाते हैं, जब खाना पक जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। सब लाइफ स्टॉक का जो डेस्क है वो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल ये कोंगो के लिए जरूरी है। हाँ जी, वो अमूमी तौर पर ये प्रैक्टिस रही है कि जैसे ही मवेशियों की आमद का सिलसिला शुरू होता है लाहौर में, तो जो लाहौर के दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर लाइफ स्टॉक की टीमें जो हैं वो स्प्रे करना शुरू कर देती हैं। वो जानवरों को नीचे उतारते हैं या इवन जिस तरह भी वो मुमकिन बनाते हैं तो उस पर वो ये कांगो वाला जो स्प्रे करते हैं। लेकिन अभी तक अगर हुआ है कहीं ये सिलसिला तो वो कम से कम हमारी नजरों से तो नहीं गुजरा। ये खबर नहीं आई होती तो सबसे पहले पता चल जाता कि क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कि वो खुद से फिर वो बताते हैं जी कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप जरा प्लीज उसको देख लें, चेक कर लें। तो अगर ऐसी बात होती तो वो ज़रूर हमें हमारे इल्म में होती। इसका मतलब है कि अभी तक जितने मवेशी लाए गए हैं लाहौर की मवेशी मंडियों में कोई पूछने वाला नहीं था, स्प्रे नहीं हुआ, तो इसलिए मजीद मोहतात रहने। मेरा ख्याल है कि लाइफ से कुछ दिन पहले मेरी मीटिंग हुई थी उनसे, वो प्रेपरेशन पूरी कर रहे थे और शुरू हो गया होगा डेफिनेटली शुरू, क्योंकि ये रूटीन मैटर है लाइफ के डिपार्टमेंट का। उन्होंने स्प्रे करनी होती, जो है टिक के अगेंस्ट जो स्प्रे वो करनी होती, मेरा ख्याल ये शुरू हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक आधे दिन में भी शुरू हो गया। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जानवर जो कि आप कह रहे हैं ये बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद इससे भी एहतियात है, और जो व्यापारी है उनको भी तो मालूम होता होगा ना कि जानवरों में कोई ऐसा मसला है, उसको खत्म करने के लिए कोई स्प्रे किए जाते हैं या इनकी कोई वैक्सीन होती है? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि जैसे कोंगो की अभी तक कोई वैक्सीन तो नहीं है, ना कोई इसका ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी इतना अवेलेबल नहीं है। होता है ट्रीटमेंट, पता इतना इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीन तो बिल्कुल अभी तक इसकी नहीं बनी, लेकिन व्यापारियों को पता है, वो सारे के सारे बंदे जो हैं वो जो एंटी टिक है वो स्प्रे करके एक्सपर्ट्स होते हैं और अपने जानवरों का खूब ख्याल भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बकरा मंडी आपने जाना है, मवेशी मंडी जरूर जाइए, लेकिन SOPs पर अमल दरामद जरूर कीजिए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ सेहत की दुनिया के हवाले से, और आज हमने बात करनी है ख़ास तौर पर लहसुन के हवाले से, जिसे तकरीबन हर खाने की बुनियादी ज़रूरत तो कहा जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, या फिर अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस आपको कहीं से लग गया है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं लहसुन से। इन तमाम बातों में, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स में कितनी हकीकत है, लहसुन वैसे ही हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आयशा नासिर माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ मौजूद होंगी, वो बताएंगी। आयशा, सबसे पहले तो हमें बता दीजिए कि लहसुन के क्या क्या फ़वाइद हैं? जी सिद्रा, क्या फ़वायद है लहसुन खाने के? लहसुन का सबसे पहला फ़ायदा जो सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है वो ये है कि ये वज़न कम करने में मददगार साबित होता है। बेसिकली लहसुन जो है ये एक तो हमारे मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। सुबह उठ के नहार मुँह अगर आप लहसुन का कहवा ले लेते हैं या लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देता है। दूसरा ये फैक्टर आता है कि ये हंगर सप्रेसेंट है, भूख को रोकता है, भूख को कम करने में मुआवन साबित होता है। तो दो अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो लहसुन है वो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और ये चीज़ मुझे लगता है वेट लॉस आजकल सबका मसला बना हुआ है, सब यही पूछ रहे हैं वज़न कम कैसे करें, वज़न को लेके लहसुन का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला इसका ये है
फ़ायदा ये है कि ये वज़न कम करने में मददगार साबित होता है। दूसरा फ़ायदा भी काफ़ी अट्रैक्ट करने वाला है सबको, वो ये है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरा इसके अंदर विटामिन सी की अच्छी मिकदार मौजूद है जो स्किन के लिए अच्छा है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो आती है इसका सल्फ़र कॉन्टेंट। जो इसके अंदर सल्फ़र की मिकदार है वो काफ़ी हाई है, जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है और हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सो जिन लोगों को बालों का मसला है या जिनको स्किन का मसला है वो अपनी डाइट में लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर शामिल करें। तीसरा इसका जो फ़ायदा आता है वो आता है हाजमे से रिलेटेड। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ने सदियों पहले अपनी किताब में लिखा था कि ये हाजमे से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गई, गैस का मसला हो गया, ब्लॉटिंग हो गई, उसको ये ठीक करने में मददगार साबित होता है। सो लहसुन का तीसरा फ़ायदा ये है कि जिनको हाजमे का मसला है, गैस का मसला तो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें गैस का मसला रिजॉल्व करने में, ब्लॉटिंग का मसला रिजॉल्व करने में, या हाजमे से रिलेटेड अगर कोई और मसला आ रहा है उसको ठीक करने में लहसुन जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर से रोकता है। एक रिसर्च की गई जिसमें 7 साल तक लोगों को ऑब्जर्व किया गया और उस रिसर्च का कंक्लूजन ये था कि अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस 44% कम हो जाते हैं। तो जो लोग कैंसर से बचना चाहते हैं या जिन लोगों की अल्लाह माफ़ करे कीमोथेरेपी चल रही है वो लहसुन का इस्तेमाल बाकायदगी से ज़रूर करें। इसके अलावा एक रिसर्च ये भी कहती है कि ये ब्रेन ट्यूमर से बचाने में मददगार साबित होता है। इसके अंदर जो सल्फाइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ब्रेन ट्यूमर से बचाने में मददगार साबित होती हैं, वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें कैंसर से बचाने में भी मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का हार्ट से रिलेटेड कोई मसला है, लहसुन उनके लिए बहुत अच्छा है, वो लहसुन का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर का जिन लोगों को मसला है, ज़ाहिर है इसके अंदर विटामिन सी है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा, एनीमिया के लिए तो वो अच्छा है ही है। जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी बाकायदगी से लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करे। लहसुन जो है वो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है। ठीक है आयशा नासिर, फ़ायदे तो आपने हमें इतने सारे बता दिए। अब हमें ये भी बताइए कि लहसुन को खानों में तो इस्तेमाल किया जाता है, हमारे खानों का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है ये, मज़ीद किस किस फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है? जी सिद्रा, किस किस फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कितना इस्तेमाल किया जाए? सिद्रा, इस्तेमाल जो इसका कम से कम हमें करना चाहिए हफ्ते में 2 दफ़ा, 2 से 3 दाने जो हैं वो हमें इसके इस्तेमाल करने चाहिए। अब इस्तेमाल का तरीका जो है वो काफ़ी ट्रिकी है। जब हम इसको सालन में इस्तेमाल करते हैं या जब हम इसको हांडी में इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स डैमेज हो जाते हैं। इसको इस्तेमाल करने का आइडियल तरीका ये है कि आप सुबह सो के उठ के इसको मुंह में रख के तो चबा लें। आई नो काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है इसको चबाना जो है वो इतना अच्छा, ज़ाहिर है उसका फ्लेवर भी इतना अच्छा नहीं होता कि इसको चबा के इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बेस्ट इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि इसको सुबह उठ के मुंह में रख के चबा लिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये मुश्किल लगता है, तो फिर उस केस में आप इसका एक कहवा बना सकते हैं। सिंपली आपने लहसुन के 2 से 3 दाने उबाल लेने हैं और उसके अंदर थोड़ा सा लीमू शहद जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप अदरक को भी शामिल कर सकते हैं। ज़ाहिर है आपके अपने फ्लेवर पे डिपेंड करता है कि क्या आप अदरक का फ्लेवर पसंद करते हैं या नहीं करते। आप अदरक भी साथ में ऐड कर सकते हैं लहसुन के, और लहसुन, शहद और नींबू का कहवा बना के आप निहार मुंह इस्तेमाल करें। वेट लॉस में भी हेल्प करेगा एंड डाइजेशन से रिलेटेड किसी को कोई इशू है उसमें भी हेल्प करेगा। एक चीज़ जो मैं पहले बताना भूल गई थी कि ये एथराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। एथराइटिस जो है इंतहाई पेनफुल बीमारी होती है जिसमें इवन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल सकते, अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल सकते, इतना बुरा हाथों का हाल हो जाता है, हड्डियों में दर्द, जॉइंट्स में यूजुअली जो है वो बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है। अब एथराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए दवाइयाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं होती हैं। आपको ज़ाहिर है एथराइटिस की मैनेजमेंट ही करनी है। एथराइटिस के लिए 2 चीज़ें अच्छी हैं, एक हल्दी और दूसरा लहसुन। सो लहसुन का इस्तेमाल जो है वो एथराइटिस के पेशेंट और स्पेशली उन खवातीन जिनको एथराइटिस का मसला है वो बाकायदगी से कर सकते हैं। सुबह उठ के जब आप निहार मुँह जैसे मैंने बताया या तो चबा लें, अगर आप चबा नहीं सकते तो आप कहवा बना के इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जिन लोगों को गैस का मसला है, गैस के लिए बहुत ज़्यादा ये मददगार साबित होगा। और
अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए इमीडिएट आप ये कह सकते हैं कि इमीडिएट रेमेडी के तौर पे ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन जो बाकी पेशेंट्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल के, बीपी के, उनको थोड़ा सा ज़ाहिर है टाइम लगता है विद ईयर्स। जैसे मैंने कैंसर की रिसर्च जब कोट की थी तो मैंने ये बताया था कि 7 साल की ये स्टडी है। सो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो साल लेती हैं, लेकिन जो गैस का मसला है, वेट लॉस है और जो अर्थराइटिस का मसला है उसके लिए आप इसको उठते साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 दाने जो हैं इसके इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो खानों में हमारे यूजली ये डलता है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी ख़राब हो जाती हैं, कुछ इसके ज़ाहिर है कुछ इसके न्यूट्रिएंट्स डैमेज हो जाते हैं। लेकिन आप अगर ना कहवा पी सकते हैं, आप ना इसके दाने खा सकते हैं, तो फिर आप इसको ज़ाहिर है सालन में जितना हो सके आप इसका इस्तेमाल करें एंड ग्रेवी के अंदर जितना हो सके आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है आयशा नासिर, आप हमें ये बताइए कि ऐसे अफराद जो कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं या फिर हाइपरटेंशन का शिकार हैं, क्या वो भी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, दिल और बीपी के मरीज़ इसका कैसे इस्तेमाल करें? जैसे मैंने बताया कहवे की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को। जो जैसे दिल की बीमारी है वो 35 ईयर्स लगा के आपने कोलेस्ट्रॉल अपना बढ़ाया है, वो रातों रात नीचे नहीं आ जाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई 3-4 महीने जो हैं वो चीज़ों को दें, तब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ठीक होना शुरू होगा। सो दिल और बीपी के मरीज़ जो हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो इसका बाकायदगी से कहवे की फॉर्म में या उठते साथ ही निहार में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपने क्वांटिटी आगे पीछे कर दी तो वहाँ पे काम ख़राब हो जाएगा। क्वांटिटी से मुराद ये है दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दाने इस्तेमाल करने हैं, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ जो आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, ख्वाह वो पानी ही क्यों ना हो। सो 3 से 5 दानों से अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बजाय इसके कि यह हाजमे को ठीक करे, यह हाजमे को ख़राब कर देगा, अल्सर की वजह बन सकता है। अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खुश्की जिसको हम कहते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खुश्की लेकर आ सकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकता है। चूँकि इसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत हाई है तो फिर ये अपने साथ अपने साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा। इसको दिन में आपने इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दाने, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। जो इसकी रिकमेंडेड डोजेज आती है वो ये आती है कि आप हफ्ते में कम से कम इसका 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें और 2 से 4 दाने जो हैं हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम तो डेली अपने खाने में डालते हैं, तो फिर उस केस में 3 से 5 दाने आपने इस्तेमाल करने हैं। चाहे आप वो अपने खाने में डाल लें, चाहे आप उसका कहवा बना लें, चाहे वो आपने हार मुँह इस्तेमाल कर लें, 3 से 5 दाने दिन में इस्तेमाल होने चाहिए। अगर आप खाने में डाल रहे हैं, इतना ही खाने में डाल रहे हैं, तो फिर आप कहवा या अपने हार मुँह जो मैंने बताया था चबा लें, फिर आप वो बेशक ना करें, बस क्वांटिटी इसकी मॉनिटर कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा नासिर, आप हमारे साथ मौजूद रही और हमें लहसुन के फवायद के हवाले से बता रहे थे। जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वेट लॉस भी हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका अच्छा हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। यानी मेरा ख्याल है कि लहसुन में तमाम तरह की खसूसियात पाई जाती हैं जो कि कुछ भी ख़वातीन को चाहिए होती हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे खेल की दुनिया के हवाले से। और आजकल हमारे शाहीनों के डेढ़े हैं जी, दौरा इंग्लैंड पे हैं वो लोग। डर्बीशायर में आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है जिसमें टेस्ट मैचेस भी हैं, T20 भी हैं। खिलाड़ियों की जानिब से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है और उम्मीद यही दिलाई जाती है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और अज़्म का इजहार भी किया जाता है। लेकिन टीम की क्या सूरत हाल है, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, क्या शाहीनों को कोई फ़ायदा होगा, कितनी मेहनत दरकार होगी, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन पे इस वक्त टीम सबसे ज़्यादा डिपेंड कर सकती है, इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल अकील। बिलाल, बताइएगा सीरीज़ का बाकायदा मैचेस का कब से आगाज़ होने जा रहा है और कौमी टीम की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? जी बिल्कुल, कौमी टीम जो है वो उनका पहला टेस्ट मैच जो है वो 5 अगस्त को खेला जाएगा, जबकि इससे कबल कौमी टीम सबसे पहले जो है वो वॉस्टरशायर पहुंची थी। वॉस्टरशायर में कौमी क्रिकेट टीम ने 14 रोज जो है वो वहां पर करंतना किया और वहां पर प्रैक्टिस सेशंस किए। इसके साथ साथ वहां पर कौमी टीम का जो है वो इंट्रा स्क्वाड मैच भी रखा गया जिसमें खिलाड़ियों की 2 टीमें बनाई गई और दोनों टीमों के आपस में जो है वो 2 रोजा मैच का इनेकाद भी किया गया था। अब कौमी टीम जो है वो वॉस्टरशायर से
जो है वो डर्बी रवाना होगी। डर्बीशायर काउंटी ग्राउंड जो है वहां पर कौमी क्रिकेट टीम जो है वो अपने डेरे जमाए हुए है और पिछले 3 रोज से जो है वो कौमी टीम प्रैक्टिस कर रही है और अब जो है वो कौमी टीम के जो 2 रोजा मैचेस हैं, 4 रोजा मैचेस हैं, उनका भी आगाज होगा और प्रैक्टिस जो है वो अच्छी चल रही है क्योंकि यूनुस खान और मिसबाहुल हक 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहले भी कौमी टीम का हिस्सा रह चुके हैं और इंग्लैंड में काफी तजर्बा रखते हैं। तो इस हवाले से दोनों क्रिकेटर्स जो है वो बैट्समैन पर काफी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि बॉलर्स और बैट्समैन का जो है रोल एक बड़ा अहम होता है और बैट्समैन जो है वो खास तौर पे क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस जो है वो खास तौर पे बॉलर्स के लिए मुफीद होती हैं, तो बैट्समैन पर खासी तवज्जो दी जा रही है और यूनुस खान खास तौर पर जो बॉलर्स हैं उनको भी बैटिंग करा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अगर टॉप ऑर्डर जो है वो आपका कोलैप्स कर जाता है तो जो डाउन ऑर्डर है वो आकर जो है वो बैटिंग में अपने फराइज जो है वो सरअंजाम दे सकता है। तो इसके लिए जो है वो यूनुस खान और मिसबाहुल हक जो है वो बैट्समैन पर तवज्जो दे रहे हैं और वकार यूनुस जो है वो पेसर्स पर खासी तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, बिलाल अकील हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, बात करेंगे जी। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मिर्जा साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा, पाकिस्तानी टीम इस वक्त खूब लगन से प्रैक्टिस तो कर रही है, उम्मीद भी दिखा रही है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्या समझ रहे हैं इस वक्त टीम को देखते हुए कि कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर या अच्छा परफॉर्म कर सकती है? देखें सिदरा, अभी हाल ही में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो रैंकिंग आई है आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग, उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। तो पाकिस्तान की और इंग्लैंड पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन पर है। तो पाकिस्तान की टीम, दुनिया कहती है कि ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है, किसी भी दिन कुछ भी करने की अहलियत रखती है। और अगर हम इनके पास्ट रिकॉर्ड को देखें, जो 2 सीरीज हैं पाकिस्तान ने खेली हैं, जिनमें एक सीरीज 2016 में हुई थी जो पाकिस्तान ने 2-2 से बराबर की इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लिश सरजमीन पर टेस्ट सीरीज, और फिर एक टेस्ट सीरीज 2018 में हुई जो 1-1 से बराबर रही। तो इस चीज को देखते हुए पाकिस्तानी टीम कुछ भी करने की अहलियत रखती है, लेकिन एडवांटेज इंग्लिश टीम को होगा। अभी पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड हार गया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उनका कप्तान नया था बेन स्टोक्स, लेकिन अब उनके कप्तान, आज से दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, और उनके रेगुलर कप्तान जो रूट टीम में वापस आ गए। तो तवक्को यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज 5 अगस्त से शुरू होगी उसमें इंग्लैंड अपनी पूरी मुकम्मल कुव्वत के साथ मैदान में उतरेगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किल नजर आता है क्योंकि पाकिस्तान ने कोई मैच ही नहीं खेला जब से मार्च से इस साल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पीएसएल के बाद से कुछ नहीं खेली। इंग्लैंड की टीम 1 टेस्ट मैच खेल चुकी है, मजीद 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड को एडवांटेज हासिल होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब ये भी बताइए हमें कि कंडीशंस के हवाले से क्या पाकिस्तान के पास कोई है ऐसा ट्रक के फायदा हो जाए, बैटिंग में फायदा होने वाला है या बॉलिंग में, किस जानिब ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए? हमारी बॉलिंग जो है वो है बेहतर, लेकिन ना तजुर्बाकार है, यंगस्टर्स हैं, चाहे शाहीन आफरीदी हो, नसीम शाह हो, लेकिन तजुर्बाकार अब्बास है, मोहम्मद अब्बास, वो इंग्लिश कंडीशन में काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं। तो एडवांटेज हमें थोड़ा होना चाहिए। बैटिंग हमारी थोड़ी वल्नरेबल है, अगर हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया तो फिर प्रेशर आएगा मिडिल ऑर्डर पर। और इंग्लिश कंडीशंस ऐसी होती हैं, वहाँ गेंद सीम होता है, गेंद स्विंग होता है, और आप देखें कि काउंटी क्रिकेट चूंकि नहीं हुई है तो पिचेस बड़ी फ्रेश होंगी वहाँ, और उन फ्रेश पिचेस पर इंग्लिश बॉलर्स हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपको शुरू में अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, आबिद अली और शान मसूद जिनके खेलने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आप अगर बेस आपकी अच्छी हुई तो आपकी ठीक है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया कि इंग्लैंड की टीम अच्छी है, रैंकिंग में भी इस वक्त आईसीसी की जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी उम्मीद दिखाई है कि पूरी दुनिया में ये मशहूर है कि पाकिस्तानी टीम शाहीन अनप्रिडिक्टेबल है, यानी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकती है, किसी भी वक्त काया पलट सकती है। बिलाल, आपकी तरफ दोबारा से आऊंगी, मुझे ये बताइए कि इस वक्त टीम में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे टीम पूरी तरह से डिपेंड कर रही है, और दूसरा ये भी कि एसओपीज के साथ इस वक्त मुख्तलिफ क्रिकेट होने जा रही है, ये खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा?
जी बिल्कुल, जिस तरह से नए एसओपीज बनाए गए हैं उसमें पाकिस्तान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बॉलर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी कि बॉलर जो है वो अब गेंद को चमका नहीं सकते और उसके लिए जो है वो अपना स्लाइवा यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो बंद स्टेडियम में मैचेस पाकिस्तान पहले खेलता रहा है और पाकिस्तान की जो पहले यूएई में सीरीज होती थी वहां पर भी क्राउड ना होने के बराबर होता था। तो इस हवाले से पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो मेंटली तौर पर तो तैयार हैं कि उनको जो क्रिकेट मिलने जा रही है वो बंद दरवाजों में होगी, तो वो इसका तजर्बा पहले से रखते हैं। और जिस तरह आपने बात की कि कौन कौन से खिलाड़ी मुफीद साबित होंगे, तो उसमें अगर देखा जाए ओपनिंग में हमारे पास 3 से 4 ओपनर्स मौजूद हैं, तो किसी को भी ओपनिंग में लेकर आया जा सकता है। जिस तरह शान मसूद है, आबिद अली है, इमामुल हक के तीनों ही जो 2 रोजा मैच इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ था, तीनों की जानिब से बड़ी अच्छी कारकर्दगी जो है वो दिखाई गई थी। इसके साथ साथ नीचे अजहर अली हैं और उसके साथ बाबर आजम हैं, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है बैटिंग में। अगर बॉलिंग की बात कीजिए तो बॉलिंग में भी हमारे पास ठीक है। बहुत शुक्रिया बिलाल अकील, आप हमारे साथ मौजूद रहे, कौमी टीम की प्रैक्टिस के हवाले से भी बता रहे थे और इसके साथ साथ उनका अज़्म है जी अच्छा परफॉर्म करना है। तो हम भी आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जी टीम पाकिस्तानी। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में नेक हवालों में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।